आज फिर एक इंसान डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ। आज फिर एक सफलता की ऊंचाइयों को छूने को उद्यत पैरों को पीछे धकेल लिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो कदम मेरे थे, जो एक आम आदमी या औरत के नहीं थे, बल्कि मैं जिसने समाज और अपने शरीर की सभी बाधाओं को पार कर यहां तक पहुंची। आज मैं अपना प्रमोशन न मिलने के कारण बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा परेशान है मेरी जानकी अम्मा, रावण, उर्वशी। सभी जो मेरे साथ रहते हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में मैं उजाला लेकर आई हूँ। आज उन्हें अपनी आस टूटती दिखाई देती है। और उर्वशी और रंभा, वो तो लड़ने को तैयार है, हंगामा करने को तैयार है। वो कहती है आज हम दिखाएंगे कि कैसे हम करते हैं, अपना असली रूप दिखाएंगे जिसके लिए हम बदनाम हैं। क्या कहूँ। मैंने उनसे पूछा कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हमारी क्या स्थिति थी। अगर उसके बाद हमें ये हक मिले हैं तो अब हम लड़ेंगे क्या। हम संघर्ष करेंगे, परंतु उसी कानून के दायरे में जिसने हमें ये हक दिए हैं कि हम आम औरत या आदमी जैसे जिंदगी जी सकें। यही सोचते सोचते मैं कब उठी और कार में बैठी और ऑफिस तक आ गई। और मेरी तंद्रा तब टूटी जब मैं ऑफिस के इस चैम्बर में अपने आकर बैठ गई। सच में कितना इंतजार था मुझे इस अप्रैल मंथ का। अप्रेजल आएगा, प्रमोशन होगा, पर ये क्या, मेरी जगह स्मिता को एचआर हेड बना दिया गया। आज फिर जेंडर के प्रति पूर्वाग्रह मेरे वर्क की क्वालिटी पर भारी पड़ गए। क्या हो गया इन डिसीजन लेने वालों को? कल तक तो मेरी तारीफ करते थकते ना थे, और आज आज फिर वही किया। आदमी या औरत में से किसी को लिया। क्यों, हम इंसान नहीं हैं? और वो देखो, वो जो स्मिता की पार्टी में जश्न मना रहे हैं, कितनी हेल्प करती थी मैं उनकी। एक बार भी आकर मुझसे नहीं पूछा कि तुम भी आ जाओ चित्रा। और स्वाति स्मिता ने भी तो नहीं कहा कि हमारे साथ आओ, अकेले क्यों बैठी हो? आज माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम ही तो थी। गोदी में सर रखकर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। मेरे अलग चाल ढाल की वजह से मेरे साथ के बच्चे, प्लेग्राउंड में खेलने वाले साथी, सभी लोग मेरा मजाक बनाते थे। टीचर्स और पड़ोसी भी मुझे इग्नोर करते थे। पर तुमने अकेले होने के बावजूद मुझे कभी कमजोर ना पड़ने दिया। माँ, तुम ही तो एक वो रोशनी का झरोखा थी जिसमें बैठकर मैंने अपने और तुम्हारे सारे सपने पूरे किए। यहाँ तक कि आईआईएम में मैंने एमबीए की पढ़ाई की और टॉप किया था। माँ, याद है जब तुमको कन्वोकेशन में बुलाया गया था, कितना प्राउड हुआ था तुम्हें। बस माँ, तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी ना कर पाई, बस तुम्हारा बेटा बने रहने की इच्छा। क्या करूँ माँ, मैं अपने भीतर की नारी और बाहर के पुरुष के द्वंद्व को झेल नहीं पा रही। कई बार तो मन करता था कि सुसाइड करूं, कोशिश भी की, लेकिन मरी नहीं। जब नहीं मरी तो मैंने सोचा कि अब मैं ये जिंदगी जीऊंगी और भरपूर जिंदगी जीऊंगी। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं नारी बनने की यात्रा पे आगे बढ़ूंगी। अरे शंकर, तुम इतने परेशान क्यों खड़े हो? क्या था? बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास जाना है, जाओ। मैं भी एक बार गई डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पूछने पर मैंने कहा कि मैं कुछ एबनॉर्मल हूँ। मैं बाहर से लड़का दिखती हूँ, लेकिन मेरा अंदर लड़की है। जैसे उसी के जैसे मेरे काम करने का मन करते हैं। मेरे इस चाल डाल पर सब लोग मेरा मजाक भी बनाते हैं। तो बोले ठीक है, तुम अलग हो लेकिन एबनॉर्मल नहीं हो। देखो ये सेब रखे हैं, इनमें से सब कैसे हैं? एबनॉर्मल है कोई इसमें? तो मैंने यही जवाब दिया कि एबनॉर्मल नहीं, अलग अलग है। तो बोले ये भी, तुम भी ऐसे ही अलग अलग हो, एबनॉर्मल नहीं। और तुम जैसी बनना चाहती हो वैसी बनो।
बस उसी क्षण से मेरे भीतर का सारा गिल्ट समाप्त हो गया। अब मैंने सोच लिया कि अब मैं संपूर्ण नारी ही बनूंगी। और वो देवेश, देवेश जो मेरे पूरे शरीर में बसी नारी को बहुत प्यार करता था, उसने मुझे वादा किया कि मैं पूरी की पूरी मदद करूंगा तुम्हारी इस नारी बनने की यात्रा में। और मैं निकल पड़ी जेंडर रिअफर्मेशन की यात्रा पर यहां भी धोखा। देवेश मुझे बीच ऑपरेशन में छोड़ के भाग गया। शायद डर गया था मेरे नारी बनने के बाद, शादी के बाद क्या होगा, समाज को वो कैसे झेलेगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा पूर्ण नारी का रूप मिला और एक आइडेंटिटी मिली चित्रांगदा के रूप में। उसके बाद मैंने वॉइस फेमिनाइजेशन भी कराया ताकि मेरे नारी रूप में कोई कमी ना रह जाए। मेरी एक जिद थी कि मैं संपूर्ण नारी बनने के बाद अपनी आइडेंटिटी को पूरा सिद्ध करने के बाद ही अपना करियर स्टार्ट करूंगी। और मैंने अपना जॉब शुरू की। पर मैं ये सब बातें याद क्यों कर रही हूँ? शायद तुझको सांत्वना देगी। अरे पहले भी कौन सा हम रेड कारपेट पे आके यहाँ तक पहुंचे हैं। सारे विघ्न बाधाओं नफरतों को पार करके ही तो यहाँ तक आए हैं। तो फिर ये शौक क्यों? ये रमा क्यों चिल्ला रही है? क्या बात है रमा? क्या कहा? घर में चूल्हा है? किसी ने कुछ नहीं खाया? मुझे लगा कि जैसे प्यार का झरना मुझ पर बरस पड़ा। इतना प्यार करने वाले लोग मेरे पास हैं, तो मुझे फिर किस बात का गम? ये बाहरी जो सफलता के मापदंड है, ये किस चीज के लिए? मेरे पास तो इतना प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे पास योग्यता है, तो फिर मुझे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? अभी तक तो मैं अपने ऑफिस को प्रायोरिटी देती थी और अपने जो मेरे साथी लोग हैं उनके लिए करती थी, लेकिन बहुत थोड़ा। पर अब मैं अपने काम के साथ साथ सब कुछ करूंगी और नए रास्ते खोजूंगी अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी, ताकि हमें सफलता का मोहताज ना होना पड़े दूसरों के मापदंड पर। और मेरी एमबीए की पढ़ाई कब काम आएगी? नए हम स्टार्टअप शुरू करेंगे और उसमें ये नहीं, अपने साथी जो मैं मुझे जितना तड़पना पड़ा उतना ना तड़पना पड़े, उसके लिए कंसल्टेंसी भी खोलेंगे और भी बहुत से स्टार्टअप करेंगे जिसके मालिक मैं मेरे साथ खुद होंगे और अपनी सफलता का मापदंड स्वयं होंगे। धन्यवाद। और अब अगले एपिसोड में मिलेंगे जब मैं अपनी सफलता की कहानी आप लोग सुनाऊंगी। धन्यवाद। गुड, एग्जैक्ट टाइम पर